ओके, सो वी विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स, राइट। अब डेरिवेटिव्स में अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सीएफए में बुक 5 में है, ठीक है, और एफआरएम में बुक 3 में है, ठीक है। तो बुक 3 शायद जहां भी मिली हो, राइट, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। सीएफए में बुक 5, एफआरएम में बुक 3 मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। अगेन लेकिन मैं जो अभी करवाऊंगा, मैं मेरी सीक्वेंस से कराऊंगा, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा दोनों को कि आपको कौन कौन से पेजेस पढ़ने और उसके क्विज कर लेने हैं, ठीक है। तो विद दैट इन माइंड लेट अस स्टार्ट। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो ठीक है? यस सर। यस सर। ओके चलो। तो द वर्ड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? एज अ इंग्लिश वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग व्हिच इज अ डेरिवेटिव, राइट। जैसे we say कि भाई उर्दू लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन एंड हिंदी, राइट। मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, राइट, वो सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। अगर हिंदी और पर्शियन नहीं होता तो उर्दू नहीं होता, राइट। तो दैट इज डेरिवेटिव, ठीक है। ये बेस कुछ और है और उसके ऊपर आप कुछ बना रहे हो। तो एक होता है अंडरलाइन एसेट, एक होता है अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे शेयर्स हो सकते हैं, या बॉन्ड्स हो सकते हैं, या कमोडिटीज हो सकता है। समझ रहे? कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल कुछ भी, राइट। मतलब इन सबका कुछ ना कुछ कैश फ्लो होता है, या डिमांड और सप्लाई होता है, इजंट इट? शेयर्स या बॉन्ड है तो कुछ पैसा मिलता है आपको, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। या कमोडिटीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड फिक्स्ड है, कुछ है, तो उसके कारण उसका भाव होता है। तो बेसिकली इसके या इसके कारण देयर इज अ प्राइस which can go up or which can go down. तो ये आपके अंडरलाइंग एसेट है, करेंसी ऑल्सो, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें जान है मतलब जिसका भाव है और भाव बदलना चाहिए, वो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका प्राइस फ्लक्चुएट हो, वो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। और जो डेवलप मार्केट से उसमें तो इतना एडवांस्ड है कि सिर्फ भाव या कोई वेरिएबल होना चाहिए। जैसे वहां पे वेदर के डेरिवेटिव्स है कि भाई अहमदाबाद में दिसंबर में एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा, तो वो जो नंबर होगा उसके ऊपर कुछ डेरिवेटिव बना देंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो बढ़ती घटती हो, वो अंडरलाइंग एसेट है। और फिर उसमें हम कुछ रूल्स बना दे और प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेरिवेटिव बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव, राइट। सपोज बाजू में ऑफिस है, राइट, वहां पे सपोज 2 प्यून है, राइट। तो वो लोग बोर होते हैं तो वो लोग सट्टा खेलते हैं कि देखो बाजू में एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, अपने गिनेंगे सुबह से शाम तक कितने विजिटर्स आ रहे हैं, बराबर। अगर 20 से ज्यादा विजिटर आया तो ए बी को पैसा देगा, और 20 से कम आए तो ए बी से पैसा लेगा। ऐसा सट्टा खेलते हैं, समझ में आ रहा है? तो जिस दिन फोरसाइट बंद होगा उस दिन वो सट्टा नहीं चलेगा, राइट। तो ये जो है मेरा, वो अंडरलाइंग एसेट हो जाएगा। यहाँ पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, दैट इज अंडरलाइंग। और उनका जो चलता रहेगा हिसाब प्रॉफिट एंड लॉस का, वो क्या हो गया? डेरिवेटिव। तो बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी चीज पकड़ लो जिसमें वेरिएशन है और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट लॉस के रूल्स बना दो, तो देन इट बिकम्स अ डेरिवेटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, राइट। और नॉर्मली डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, और फॉरवर्ड में ही स्वैप्स,
ये नॉर्मल 3 टाइप्स होती है जो हम देखेंगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शन, राइट। नॉर्मली जो लोग स्टॉक मार्केट में खेलते हैं वो क्या बोलते हैं, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। स्टॉक मार्केट में जो सेगमेंट होता है एफ एंड ओ सेगमेंट, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, बट हमारे लिए फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। और फॉरवर्ड का ये एक टाइप है स्वॉप्स, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे जाए उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन क्लासिफिकेशन, कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो दो टाइप के हैं। ऑडियो में प्रॉब्लम्स है? अजी છે કે હવે ઓકે છે? અત્યારે પણ છે સર, આવાજ કપાય છે. ओके, जस्ट अ मिनट। संडे को वोडाफोन में छुट्टी लगती है। ऑडियो और नेटवर्क देखो, आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ यू हाँ सर. करेक्ट। मुकेश भाई जिंदाबाद। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड, एक क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड, बराबर। और दूसरा होता है ओवर द काउंटर, दूसरा क्या होता है, ओवर द काउंटर, ओटीसी फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में ओटीसी। तो इसमें हमको समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड होगा ना, एक्सचेंज ट्रेडेड, तो जैसे एक्सचेंज समझते हो, स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे इंडिया में दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सपोज कल सुबह मार्केट खुलेगा, तो मुझे कोई शेयर खरीदना या बेचना है, तो ब्रोकर होगा आपका, या ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा। बट अल्टीमेटली जो सारे ट्रेड्स है वो गुजरेंगे कहां से, या तो बीएसई या तो एनएसई, उसके बाहर कुछ नहीं, राइट। मतलब ऐसा जो मार्केट होता है जिसमें हमेशा हर एक ट्रेड में बीच में एक्सचेंज आता ही है, राइट, बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सचेंज। ऐसे मार्केट को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, राइट। इसमें फायदा क्या रहता है कि नील काउंटर पार्टी रिस्क, इसको क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं, कि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, राइट। सपोज मैंने कल 10,000 के शेयर लिए सुबह, सपोज मेरा अकाउंट आईसीआईसी डायरेक्ट में है, तो मैंने कोई शेयर लिया तो 10,000 मेरे खाते में से डेबिट हो जाएंगे। अब इंडिया में सेटलमेंट चलता है T+2, मतलब 2 दिन के अंदर सेटलमेंट होना चाहिए। तो मेरे खाते में से पैसे कटे तो उसके 2 दिन में मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, राइट।
सपोज मैं खरीद रहा हूं तो सामने वाला कोई बेच रहा होगा, और मान लो सामने वाले ने बेच दिया लेकिन उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर था ही नहीं, राइट? तो आई एम नॉट बॉदर्ड, मेरे को उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं वो सामने वाले से डील नहीं कर रहा हूं, मैं एनएससी से डील कर रहा हूं और मेरे पैसे कट गए हैं तो एनएससी की जिम्मेदारी है कि मुझको वही भाव पे मेरे शेयर उतने मिलने चाहिए विद इन 2 डेज। तो देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क, ये सामने वाली पार्टी को कुछ हो गया, वो मुकर गया या उसका कुछ सिचुएशन नहीं है तो आई एम नॉट बॉदर्ड, उससे मुझे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। तो काउंटर पार्टी रिस्क, क्रेडिट रिस्क नहीं है, ठीक है? और नहीं है तो यू हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड एंड लेस फ्लेक्सिबल, राइट? आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई इंडिया में आपको करना है तो 9:15 से 3:30 के बीच में ही ट्रेडिंग होगा, चेक से ही पैसे कटेंगे, 2 दिन में कर देने का, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। पान के बगैर खोल ही नहीं सकते आप ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो दैट इज योर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ठीक है? उसके सामने जो है वो ओटीसी है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्या है? एक मेला है, राइट? के बायर्स एंड सेलर्स वो एक दूसरे से सब डील करते रहते हैं, कोई सेंट्रल ऐसा कुछ है नहीं, राइट? जैसे करेंसी है, जैसे करेंसी का मार्केट है, सपोज आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, राइट? आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और $1,00,000 का पेमेंट आया है, तो आपका ऐसा अकाउंट होता है जिसमें फॉरेन करेंसी आती है, तो $1,00,000 आपके आ गए, ठीक है? अब सपोज मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो मैं पूछूंगा कि आप क्या रेट दे रहे हो डॉलर टू रुपी कन्वर्ट करने का, तो बोलेगा सर 74.50 पैसा मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा ठहरो रुको, फिर मैं और 3 जगह भी पूछूंगा, सपोज कोई मनी चेंजर है, कोई मेरा एसबीआई में भी छोटा अकाउंट है, तो जो भी अच्छा रेट देगा वहां से मैं कन्वर्ट करवा लूंगा, कोई सेंट्रल पार्टी ऐसा नहीं है। या सिंपल एग्जांपल रियल एस्टेट, ये रियल एस्टेट में सपोज आपको ऑफिस, फ्लैट, जमीन कुछ भी खरीदना बेचना है, तो वो तो भले ही ब्रोकर तो दोनों में होते हैं, ब्रोकर तो दोनों में होंगे, बट जो फाइनल ट्रांजैक्शन होगा वो इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच में रहेगा। सपोज रियल एस्टेट, मुझे कोई फ्लैट खरीदना है तो ब्रोकर मेरे को मिलवाएगा, फिर कोई एक पार्टी से मैं फाइनलाइज करूंगा, तो पैसा मुझे वो पार्टी को देना होगा और जो डॉक्यूमेंट है, कागजात है, वो पार्टी मेरे को देगी, राइट? तो दैट काइंड ऑफ मार्केट इज ओवर द काउंटर, राइट? इसमें देयर इज सिग्निफिकेंट काउंटर पार्टी रिस्क, काफी काउंटर पार्टी रिस्क होता है, राइट? कई बार नहीं होता रियल एस्टेट में कि सपोज मुझे बेचना है, फ्लैट बेचना है, तो कोई मुझे बायर मिल गया, तो वो क्या करेगा? पहले टोकन अमाउंट देगा कि सपोज हमने नक्की किया 80 लाख में मैं बेचूंगा, तो वो देगा कि 2 लाख टोकन का रखो, 1 महीने में मैं कर दूंगा, बराबर? फिर सपोज 1 महीने में वो नहीं कर पाता या 1 महीने में सपोज कोविड आ गया, तो जो फ्लैट 80 लाख में नक्की हुआ था वो तो अभी 65 लाख में मिल रहा है, तो इसलिए भी वो बैकआउट कर सकता है। तो ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें ओवर द काउंटर में हो सकती है, तो दैट इज ऑलवेज काउंटर पार्टी रिस्क। बट उसके सामने लेस रेगुलेशन, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनोवेशन भी, इजंट इट? रियल एस्टेट है तो आप स्ट्रक्चर कर सकते हो ना, 15 दिन में पैसा, 1 महीने में पैसा, 6 महीने में पैसा, कैश में इतना, चेक में इतना, रात को 12 बजे भी सौदा कर सकते हो, व्हाटएवर, जो भी बायर और सेलर एग्री करते हैं वो सारी चीजें ओटीसी में कर सकते हैं। तो फंडामेंटली ये 2 टाइप के मार्केट्स होते हैं, ठीक है? फंडामेंटली ये 2 टाइप के मार्केट्स होते हैं। ओटीसी में शेयर्स अलाउड है, मतलब लार्ज शेयर्स टेक ओवर, मतलब कोई कंपनी में बड़े 10% रिटर्न स्टेक खरीदना है? नहीं, वो अलाउड है, अलाउड है। जैसे अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं ना, सपोज आईपीओ तो अभी आया, मान ले बर्गर किंग का आईपीओ अभी आया, बट इंडिया में ऐसे रूल्स है कि आईपीओ नहीं आया है
लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में तू खरीद सकता है, बट फिर भी उसमें रूल्स है सेबी के कि अगर अनलिस्टेड में खरीदा तो 1 साल तक तू बेच नहीं सकते, ऐसा सब है, राइट। फिर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, सपोज बर्गर किंग लिस्टेड है, अभी उसको किसी को एक्स्ट्रा शेयर्स देने हैं, राइट, कोई बड़े इन्वेस्टर को, तो वो सब हो सकता है, बट सेबी के सारे रूल्स और सब कौन सा भाव पे दे सकता है वो सब यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा, ठीक है। ऑल ऑफ यू दोनों का मतलब पता चला? और दूसरी चीज कि ये हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो कभी ना कभी आपको आएगा भी सही कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी ये एक चीज है। यू शुड ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर्स वर्सेस डीलर्स, ठीक है। ब्रोकर तो दोनों सिस्टम में होते हैं, इसमें भी होते हैं इसमें भी होते हैं, लेकिन जो ओटीसी मार्केट है ना उसमें डीलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डीलर का क्या मतलब होता है? डीलर का क्या मतलब होता है? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रोकर। तो डिफरेंस क्या होता है कि सपोज मुझे कुछ बेचना है, तो ब्रोकर क्या करेगा कि बायर ढूंढ के लाएगा, लेकिन अगर मार्केट में बायर नहीं है तो वो सॉरी बोल देगा कि नहीं है। डीलर क्या करता है कि वो मार्केट में तो ढूंढेगा, लेकिन अगर मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ले रहा है तो वो खुद ले लेगा। ये मिकिंग में को बेचना है, मार्केट में कोई नहीं है, मैं खरीद लेता हूँ, 2-3 दिन अपने पास रखेगा, फिर किसी और को थोड़े हाई भाव पे बेच देगा। तो जो डीलर होता है ना वो ऐसा रोल प्ले करता है मार्केट मेकिंग का कि वो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम खुद बाइंग या सेलिंग कर लेगा। तो जो ओटीसी मार्केट होता है ना उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना डीलर्स नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन बहुत कम हो जाएंगे। तो ब्रोकर छोटा बंदा होता है, डीलर काफी बड़ा बंदा होता है। मनी मार्केट, हाँ मनी मार्केट में भी होता है, जहां पे भी ओटीसी सिस्टम होगी ना, सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होगा ना, वहां पे डीलर्स होंगे, जैसे बॉन्ड मार्केट में होता है, मनी मार्केट में होता है, राइट। तो डीलर जो बंदा है उसको कैपिटल काफी चाहिए, राइट। तो डीलर विल ऑलवेज बी अ लार्जर प्लेयर, ऐसा होता है, ठीक है। डीलर के लिए कंपलसरी होता है अगर मार्केट में कोई बाय नहीं कर रहा है तो उसको नहीं कंपलसरी नहीं, बट वो पैसे उस तरह से कमाता है, उसका बिजनेस वो है, ऐसा। સર સ્ટોક માર્કેટમાં બ્રોકર અને બ્રોકરનું તો એક્ઝામ્પલ છે, ब्रोकर तो બધા છે જ, ડીલર કોણ હોય? डीलर ना एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है, एમાં डीलर की जरूरत ખાલી नहीं, ઓટીસી ओटीसी में जरूर पड़े। Okay, so now we come to types of derivatives. ठीक है। उसमें ओवरऑल हम क्या करेंगे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस जो है वो कंप्लीटली अलग प्राणी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का जो बेसिक्स है वो सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखो कि फॉरवर्ड को कभी भी कोई बोले तो इट इज ऑलवेज ओटीसी। अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलता है तो हमेशा ओवर द काउंटर होता है, ओटीसी ही होता है, राइट। अगर कोई फ्यूचर बोलता है तो हमेशा एक्सचेंज पे ही होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी ऑन एक्सचेंज। ऑप्शन दोनों में हो सकता है, एक्सचेंज एज वेल एज ओटीसी, ठीक है, वो याद रखना। दूसरी चीज
कोई टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि फॉरवर्ड फ्यूचर्स को फॉरवर्ड क्लेम्स बोलते हैं, जबकि इसको कंटिंजेंट क्लेम या कंटिंजेंट कमिटमेंट बोलते हैं। तो वो सब वर्ड्स है, सिर्फ याद रखो, समझ में तो आ जाएगा, बट ये नोट कर लो। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होता है वो। ओके, तो फॉरवर्ड में लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉरवर्ड मैंने क्या बताया, ओटीसी है। ओटीसी मतलब दो प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में है, बीच में एक्सचेंज, सेबी, सरकार, ये कोई जनरली आता नहीं है, ठीक है। तो सपोज दो प्लेयर्स हैं ए और बी, बराबर। आज क्या है, फोर्थ है, क्या है, थर्ड है। और 3 जनवरी को, राइट, 3 जनवरी को ए और बी है, वो ऐसा एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं कि ए बाय करेगा, बी सेल करेगा, राइट। क्या, 10 तोला गोल्ड, ठीक है। वन विल बाय, अनदर विल सेल 10 तोलास ऑफ गोल्ड। आज नहीं, कब, 28 फेब, 28 फेब को वो लोग ये ट्रांजैक्शन करेंगे और फिक्स भाव पे। आजकल क्या चल रहा है, सोने का भाव 50,000 चल रहा है ना। तो मान लो ऐसा डिसाइड करते हैं कि एट 52,000 रुपीज पर तोला, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन होगा 28 फरवरी को, क्वांटिटी 10 तोला और भाव क्या लगाएंगे, 52,000 रुपीज पर तोला। भाव डिसाइडेड, डेट डिसाइडेड, क्वांटिटी डिसाइडेड, और किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट आप वर्बली कर सकते हो, रिटर्न डॉक्यूमेंटेड कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा ए और बी एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल है, बराबर। इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग ने लॉ पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बहुत कुछ होता है, वो सब एप्लीकेबल होता है। बट बीच में रेगुलेशन, मतलब सेबी वगैरह कोई नहीं आएगा, एक्सचेंज में एक्सचेंज ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बाय कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है बाय का, उसकी पोजीशन को लॉन्ग बोलता है। पूरे डेरिवेटिव्स में जो बाय का प्रॉमिस कर रहा है कि मैं खरीदूंगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग। और जो सेल का प्रॉमिस कि मैं बेचूंगा या बेचूंगी, उसको बोलते हैं शॉर्ट, उसको बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो 3 जनवरी को ये हो गया, बराबर। अब 3 जनवरी को ये हो गया, 3 जनवरी से 28 फेब कुछ नहीं होगा। 3 जनवरी से 28 फेब तक कोई एक्शन होगा नहीं, ठीक है। ओके, फिर 28 फरवरी आ जाएगी, नाउ 28 फेब हैज कम, बराबर। तो उस दिन जैसे डिसाइड हुआ था कि ए और बी मिलेंगे, बराबर, ए और बी मिलेंगे, भले ही 10 तोला है, मैं लिख रहा हूं 1 तोले के लिए, ए इज गोइंग टू बाय, तो ये 52,000 रुपीज दे देगा और ये गोल्ड दे देगा, राइट। तो ये सेटल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। जो लास्ट दिन को खत्म होता है उसको बोलते हैं सेटलमेंट, बराबर। और ये जो मैंने आपको बताया,
उसमें जो एसेट है गोल्ड वो इट चेंजेस हैंड, बी से ए जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट बाय डिलीवरी। इसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट बाय डिलीवरी। और दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी है। सपोज 28 फरवरी को बराबर बी आउट ऑफ इंडिया है, बी आउट ऑफ इंडिया है और ए और बी फोन पे बात करते हैं कि भाई आज अपना सेटलमेंट है ना, राइट? तो बी क्या कर सकता है? यार मैं तो हूं नहीं, बट आज गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है? तो बोले आज तो 55,000 चल रहा है। सपोज 28 फरवरी को गोल्ड का भाव चल रहा है 55,000 रुपीज, बराबर? तो ये क्या बोलेंगे कि ए को देना है 52,000 और जो चीज लेनी है वो 55,000 की है, isn't it? ये 55,000 रुपीज की है ना, तो सिर्फ जो डिफरेंस है, राइट, ए के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ए को देना है 52 और लेना है 55, तो अपने सीधा कैश ट्रांसफर कर दो, राइट? 3,000 रुपीज अगर बी ए को दे दे तो इकोनॉमिकली वही होगा, राइट? क्योंकि इवन उसको सोना खरीदना है तो 52,000 तो खर्च नहीं वाला था, इसने 3,000 दे दिए, तो मार्केट में से 55,000 में ले लो। अगर उसको फिजिकल गोल्ड भी चाहिए तो भी, तो इकोनॉमिकल इट इज इक्विवेलेंट एंड मेनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट इज वेरी कन्वीनियंट। गोल्ड का तुम 10 तोला यहां से वहां करोगे, उसके बदले 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 10 तोला का था, तो 30,000 एक से दूसरे को दे दो। तो इस टाइप का जो सेटलमेंट है दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट बाय कैश, राइट? और हमेशा हर एक डेरिवेटिव में, ये तो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, कुछ भी, उसमें हमेशा ये दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, या तो डिलीवरी से करो या कैश से करो, समझ में आया? और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है? इट इज बिटवीन बायर एंड सेलर। तो सेटलमेंट कैसे करेंगे वो लोग ने डिसाइड किया होगा शुरुआत में कि बोल कैसे सेटल करेंगे, फिजिकल डिलीवरी या कैश या कुछ भी ऐसा, समझ में आया? सर हम अपनी मनी को पासवर्ड किए देन इट्स अ डिफॉल्ट। तो ओटीसी में काउंटर पार्टी रिस्क तो रहता ही है, राइट? सपोज ये 10 के बदले 100 तोला का कॉन्ट्रैक्ट था और 3,000 इंटू 100 3 लाख देने को आए बी को, तो बोले सॉरी, ये 52 तो कांस्टेंट है, बट जिस दिन सेटलमेंट होगा उसमें तो मार्केट प्राइस होगा, तो किसको क्या प्रॉफिट लॉस हुआ मतलब मार्केट प्राइस में सेटलमेंट होगा ना लास्ट में। ऐसा नहीं है डिसाइड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डिसाइड 52,000 हुआ है, अब मैंने डिसाइड किया मैं 52,000 में लूंगा और उस दिन भाव 55,000 है, तो मुझे तो प्रॉफिट है, तो वो मुझे मिलेगा। और वो प्रॉफिट लॉस कैसे डिसाइड होगा कि वो जो लास्ट डे उस दिन क्या भाव है, मार्केट प्राइस क्या है, हाँ उस पे ही होगा। और अब देखो ये जो हमने किया उसमें जो डिसाइडेड भाव था वो 52,000 था, बराबर? तो 52,000 से ऊपर जाता है तो बायर को फायदा है और नीचे जाएगा तो उसको नुकसान है, तो उसका फिगर ऐसा लगता है। जो लॉन्ग है उसको ऐसा होगा कि 52,000 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट, नीचे जाए तो लॉस। और सामने वाली जो पार्टी है जिसने बेचा है, शॉर्ट है, उसको उल्टा, ये 52 से ऊपर जा रहा है तो लॉस है और नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है। तो हमेशा अगेन डेरिवेटिव में कि लॉन्ग मतलब क्या कि भाव बढ़ने से फायदा, और शॉर्ट मतलब क्या कि भाव कम होने से फायदा, राइट? So long is generally associated with being bullish, short is associated with being bearish. किसी को लगता है वो चीज बढ़ने वाली है तो लॉन्ग जाएगा, किसी को लगता है कम होने वाली है तो शॉर्ट जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन सब ठीक है? यस। ये तो પેલો માણસ ફરી જાય તો કાઉન્ટર પાર્ટી રહેશે, બેમાંથી એક પાર્ટી જો ફરી જાય
दैट्स अ रिस्क बिकॉज इट्स ओटीसी, बीच में एक्सचेंज नहीं है। सॉरी, हाँ काउंटर पार्टी नो रिस्क रहे, ओके। चलो फिर आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर्स। फ्यूचर मतलब एक्सचेंज, फ्यूचर मतलब क्या, एक्सचेंज, ठीक है। और इसके लिए हम लाइव एग्जांपल ही लेंगे, ठीक है। तो अपने अपने मोबाइल में मनी कंट्रोल डाउनलोड करो, अगर नहीं है तो मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करो ऑल ऑफ यू। बोलो ठीक है ऑल ऑफ यू। अच्छा तो सी मनी कंट्रोल में है, कोई स्टॉक निकाल दे अपने, बराबर, लेट अस से वो बेल करके एक स्टॉक है, अभी मनन सर का फेवरेट है ये। जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है मुझे मैसेज करना, मदन सर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, समझो, जस्ट रिमाइंड मी, ऐड कर दूंगा। 3-4 ग्रुप्स है क्योंकि 250-60 लिमिट है, बट थर्ड या फोर्थ ग्रुप में जगह है। मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड और इवन फॉर एकेडमिक पर्पस, जितना प्रैक्टिकल देखोगे ना वो ही पता चलता है, राइट। अच्छा
देखो बेल नाम का स्टॉक है, वो निकला 38.7 लिखा है बराबर। मतलब शुक्रवार को जब मार्केट 3:30 को बंद हुआ तो ये भाव था बराबर। कल सुबह चालू होगा 9:15 को, तो इसमें थोड़ा चेंज आएगा बराबर। अच्छा, अभी बाजू में फ्यूचर्स लिखा है, एक टैब है फ्यूचर्स का बराबर, वहां पे चले जाओ। ठीक है, वहां पे जनवरी फरवरी मार्च दिखेगा आपको बराबर। हर एक मंथ में लास्ट डेट नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऐसा है कि लास्ट थर्सडे होता है, हर एक महीने का लास्ट थर्सडे होता है, कैलेंडर लास्ट डे ऐसा नहीं, जो लास्ट थर्सडे है वो गिना जाएगा। तो लेटर से 25 फरवरी, लेटर से 25 फरवरी, ठीक है, तो वो वाला निकालो। जब आप 25 फरवरी निकालोगे तो उसमें क्या लिखा है, 3885 लिखा है बराबर। तो मान लो अभी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, तो सबसे पहले तो भेल जो है उसका जो स्पॉट रेट है वो ऊपर जो लिखा है 38.7 वो है बराबर। मतलब आज की तारीख में लेन देन करना है T+2 सेटलमेंट में, तो आपका 38.7 भाव लगेगा। लेकिन फ्यूचर्स, कौन सा फ्यूचर्स, फेब्रुआरी वाला, वो अगर करना है तो 38.85 है बराबर। वो क्या है, 38.85। स्पॉट और फ्यूचर में थोड़ा फर्क रहता है बराबर। तो सपोज मुझे लगता है कि फरवरी में बजट आने वाला है और बजट में कुछ अनाउंसमेंट होगा जिसके कारण सेल काफी चलेगा, तो अगर मुझे लगता है बढ़ने वाला है तो कौन सी पोजीशन लूंगा, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग बराबर। तो ये जो है उस पे मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं। अगर फॉरवर्ड होता, ये लॉन्ग कौन ले रहा है, निखिल, अगर फॉरवर्ड होता तो सामने होता कोई और, इसमें सामने कौन है, एनएससी। अपने यहाँ सारा डेरिवेटिव्स का मार्केट एनएससी के पास है, तो मैं डील कर रहा हूँ एनएससी के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे बराबर। तो अभी तक फॉरवर्ड और फ्यूचर में खास कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने लॉन्ग पोजीशन ली, उसका मतलब क्या हुआ कि आई एम प्रॉमिसिंग टू बाय भेल एट 3885 ऑन 25 फरवरी बराबर। तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जैसा ही हुआ मेरे लिए, तो ये मैंने प्रॉमिस कर दिया राइट कि 25 फरवरी को भेल खरीदूंगा और 3885 भाव पे खरीदूंगा। समझ में आ रहा है बराबर। अच्छा, दूसरी चीज अभी बात निकली ही है, तो फ्यूचर्स में क्या होता है, वो एक्सचेंज पे होता है, तो उसमें एक शेयर दो शेयर ऐसा नहीं कर सकते, उसमें मिनिमम क्वांटिटी रहती है जिसको बोलते हैं लॉट साइज। तो आप देखो लॉट साइज लिखा होगा, मार्केट लॉट क्या है, 21,000 है, मार्केट लॉट क्या है 21,000। तो मैं ये जो लॉन्ग ले रहा हूं वो 21,000 शेयर्स, ठीक है, उसमें पोजीशन ले रहा बराबर। अच्छा, अभी there are two, yes Sir, amount क्या आपके पास? Okay, yes, 21,000. Very good. ओके, नाउ सी मैंने पोजीशन ले ली, सपोज कल लूंगा तो 4 जनवरी है बराबर, और एक्सपायरी डेट क्या है, 25 फेब है ना, 25 फेब है। तो देयर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन। वन इज दैट आई वेट टिल 25 फरवरी, 25 फरवरी तक वेट करो, फिर 25 फरवरी आ गया बराबर, और उस दिन जो भाव था वो 4085 था, उस दिन जो भाव था स्पॉट का वो 4085 था। तो एज डिसाइडेड कि मैं पैसा दे दूंगा, 3885 डिसाइड हुआ था, और मुझे भेल के शेयर्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट वरिंग अबाउट द क्वांटिटी, वो सब ठीक है, एक भेल का शेयर का 3885 बराबर। अगेन अगर सेटलमेंट बाय डिलीवरी है तो एक्चुअली भेल मेरे खाते में आ जाएंगे, और अगर सिर्फ कैश सेटलमेंट है तो डिसाइड हुआ था 3885, अभी 4085 है, तो मुझे
₹2 मिल जाएंगे, बराबर। लॉट साइज 21,000 है तो 42,000 मुझे मिल जाएंगे। वो डिपेंड करेगा एक्सचेंज के क्या रूल्स है, राइट, वो डिपेंड करेगा एक्सचेंज के क्या रूल्स है। फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडिया में पहले कैश सेटलमेंट हुआ होता था, फिर सेबी को लगा कि यार कैश सेटलमेंट में लोग बहुत सट्टा कर रहे हैं, राइट, तो अभी उन्होंने फिजिकल डिलीवरी से सेटलमेंट कर दिया है, ठीक है। एनीवेज, तो ये एक ऑप्शन है कि आप 25 फरवरी तक वेट करो। अगर वेट कर रहे हो तो ये तो फॉरवर्ड जैसा ही लग रहा है, ये तो फॉरवर्ड जैसा ही लग रहा है ना। तो अगर वेट ही करना है और लास्ट दिन को अगर सेटलमेंट करना है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, राइट। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि डोंट वेट टिल 25 फेब, टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरी। जो लास्ट दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरी। तो दूसरा ये ऑप्शन है कि आप वहां तक वेट मत करो। आपने पोजीशन 4 जनवरी को ली थी, बराबर। सपोज 11 जनवरी, एक वीक के बाद, सपोज ऑलरेडी मार्केट बहुत चल रहा है और मार्केट में बहुत ऐसे रूमर्स आ गए कि बजट में तो बेल के लिए ये होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो 11 जनवरी को सपोज स्पॉट था ₹40, बराबर। यहाँ पे स्पॉट 38.7 है, वो ₹1.30 बढ़ गया स्पॉट, बराबर। स्पॉट बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा। तो उस दिन आप देख रहे हो तो जो फ्यूचर्स है फेब वाला वो ₹40.10 चल रहा है, या 15 पैसे रखो। फ्यूचर चल रहा है 40.15, बराबर। और आप तो स्क्रीन देख रहे हो कि आपने लॉन्ग किया था 30.85 पे, लॉन्ग किया है मतलब भाव बढ़ेगा तो प्रॉफिट, और अभी ऑलरेडी 40.15 हो गया, बराबर। मतलब ₹1.30 आपको मिल रहा है। 40.15 माइनस 30.85, ₹1.30 ऑलरेडी यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाई बाय 21,000, यू आर हैप्पी, फिर अपना काम तो हो गया एक वीक में, बराबर। तो आपको एग्जिट लेना है, आपको अपने प्रॉफिट घर ले जाना है, तो वो कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। आप ब्रोकर को बोलोगे पहले लॉन्ग किया था ना, तो अभी उसका उल्टा, अभी शॉर्ट कर दो, तो बात खत्म, बात खत्म। जो आपका 40.15 माइनस 30.85 मतलब ₹1.30 का जो प्रॉफिट है वो रियलाइज हो गया, समझ में आया। मतलब बिफोर एक्सपायरी आप इसको बंद कर सकते हो, और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्क्वेयरिंग ऑफ या क्लोजिंग आउट। इसका नाम क्या है, ये स्क्वायर ऑफ कर दिया या क्लोज आउट कर दिया। एक्सपायरी से पहले अगर करते हो तो उसको स्क्वायर ऑफ या क्लोज आउट बोलते हैं, समझ में आया। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। फॉरवर्ड में बीच में कुछ नहीं कर सकते। अगर मनन और मिकिन ने किया है फॉरवर्ड और 15 दिन बाद मिकिन को लगता है कि इसको मेरे को बंद करना है, तो या तो मनन को मनाना पड़ेगा या फिर मुझे कोई और पार्टी ढूंढने जाना पड़ेगा, बट ऑल ऑफ देम इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। जबकि ये क्या है, एक्सचेंज है, हजारों लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे को कभी भी उल्टा करना है तो सामने वाली पार्टी मिल जाएगी, राइट। तो बीच में मैं एग्जिट कर सकता हूं, और 95% ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट यही होता है फ्यूचर्स में। लास्ट दिन तक कोई नहीं जाता है, लास्ट दिन तक कोई जाता ही नहीं है, राइट। उसके पहले ही लोग उल्टा देंगे, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेके निकल लो, राइट। और सपोज ये उल्टा पड़ने लगा, 35 हो गया भाव यहाँ पे, तो ऑलरेडी लॉस कर रहे हो और आप बोल रहे हो और लॉस हो सकता है, तो इसको बंद करो। तो प्रैक्टिकली तो यही है कि क्लोज आउट हो जाता है। कोई कुछ पूछ रहा था, यस सर। सर एक डाउट है, बोलो। सर आपने बोला ये जो हम एक्सपायरी तक वेट करते हैं, सर वहाँ पे अगर कैश ऑप्शन भी होता है और डिलीवरी ऑप्शन भी होता है, तो सर अभी तो डिलीवरी कर दिया है, वेट करें तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाएगा। अभी तो डिलीवरी कर दिया है, सॉरी सर।
अभी तो कंपलसरी डिलीवरी कर दिया है, मतलब अगर ऐसा बाय किया है तो मतलब डिलीवरी हमको लेना पड़ेगा। हाँ ऐसा कर दिया है। अगर लास्ट दिन तुम 3 बजे तक बंद नहीं करते ना उसको, हाँ, तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा एज पर योर पोजीशन। मतलब वो जो ऑटोमेटिक सर्व हो जाता है वो नहीं हो रहा नहीं, वो तुमको करना पड़ेगा है। ओके, ऐसा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? और थोड़ा ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया ना, तो कल देखो क्या हो रहा है, बाजार खुलेगा तब, राइट? स्पॉट ऊपर नीचे होगा, उसके हिसाब से फ्यूचर भी ऊपर नीचे होगा। फिर आप नोटबुक में लिख लो कि मैंने लॉन्ग पोजीशन ली इतने पे, फिर हर रोज देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट? तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। समझ में आ रहा है? ये फ्यूचर्स है आपका, ठीक है? और मैंने क्या बोला कि क्लोज आउट कर देते हैं लोग, तो सेबी का वो जो नियम है कि कैश सेटल नहीं करेंगे, डिलीवरी से करेंगे, वो थोड़ा बेवकूफ जैसा है, क्योंकि लास्ट तक कोई जाने ही नहीं वाला है। उसके पहले तो आप क्लोज आउट कर ही सकते हो, तो सेटलमेंट तो वैसे कैश में हो ही जाएगा। क्लोज आउट करोगे मतलब सेटलमेंट वो तो कैश में ही होने वाला है ना। 1 रुपया 30 पैसा मल्टीप्लाई बाई 21,000 तो कैश में ही आने वाला है, तो लास्ट दिन तक कोई जाता ही नहीं है। पर फिर भी ऐसा रूल अभी पिछले 2-3 महीने से बनाया है। सर अभी मार्जिन वाला रूल क्या तो ओवरऑल लॉजिक इज दे वांट टू ब्रिंग डाउन द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी किया है कि सारे मार्केट में देखो ना, तो जो अंडरलाइन मार्केट है और जो एफ एंड है उसका रेशियो है, तो इंडिया में एफ एंड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत सट्टा कर रहे हैं। और ऐसा होता ही है जनरली, क्योंकि एफ एंड में बहुत कन्वीनियंट होता है, तो दैट इज व्हाई दे वांट टू ब्रिंग दैट एक्टिविटी डाउन। तो अलग अलग ऐसे रूल्स ला रहे हैं। जाए आगे। तो ये रियलाइज तो कर लिया रियलाइज, अब इसमें टैक्सेशन तो लगेगा, वो तो जो लगेगा शॉर्ट टर्म गेन। यस, जो स्क्वायर ऑफ किया वो फ्यूचर डेट के लिए किया हुआ, शॉर्ट किया वो लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, बात खत्म। अब फिर आगे तेरा कुछ बाकी नहीं है मार्केट। मतलब डेट को तो शॉर्ट करते हैं तो फरवरी के लिए किया होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वही है, बट तेरा कुछ आउटस्टैंडिंग फिर बाकी नहीं रहेगा, और ये जो है वो इमीडिएट तेरे को हो जाएगा। कैश उसी टाइम हाँ, लेना है देना जो भी है उसी टाइम, फिर आगे 25 फरवरी को तेरे को कुछ करने का नहीं, ऐसा। સર આ કેશ સેટલમેન્ટ છે એ નોન ડિલિવરેબલ ફોરવર્ડ કહેવાય ફોરવર્ડ કોન્ટ્રાક્ટ હા, ચાલે ચાલે। તો એને નોન ડિલિવરેબલ ફ્યુચર્સ કહેવાય। ના, ફ્યુચર્સ નોન ડિલિવરેબલ जनरली वर्ड ना હોય, ફોરવર્ડ માં જ હોય। હા, અને સર પેલું શોર્ટ સેલિંગ થાય એ ઓવર કોન્ટ્રાક્ટ ના એક્સચેન્જ માં થ્રુ બી થઈ શકે, એક્સચેન્જ માં પણ થાય। થઈ શકે, થઈ શકે, થઈ શકે। हेलो, हाँ जी, ओके, अच्छा,
हाँ, तो now we come to a very very important point. See, जब OTC, अरे અત્યારે ટોપિક નથી. सॉरी, ના ના, છોડ એ તો ફોન આવેલો. શોર્ટ સેલિંગ તને ડાઉટ હોય મને એમને પૂછજે, પણ અત્યારે ટોપિક નથી. हाँ, see, now जब OTC था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं ये खरीदूंगा या बेचूंगा. तो दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन ट्रस्ट, राइट? बिकॉज दो प्राइवेट प्लेयर्स है तो वो उनका मगजमारी है, उनको क्या करना है. लेकिन जब मैं NSE को बोल रहा हूँ कि मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, राइट, और कितने शेयर्स, 21,000 शेयर्स, राइट, मैं NSE को बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग लॉन्ग एंड 21,000 शेयर्स एट 38.85, बराबर. तो मेरा टोटल कमिटमेंट कितना हुआ, कितना आएगा, 21,000 इंटू 38.85 कितना आएगा, 8.5 लाख होगा. देखो एग्जैक्ट बताओ, 8 लाख 15,000 बराबर. हेलो, नहीं अभी आएगा, अभी ठीक है. हाँ, राइट. तो मेरा जो टोटल कमिटमेंट है वो 8,15,000 का है. तो NSE तो ऐसे मानेगा नहीं, राइट. मैं बोल रहा हूं कि मैं 25 फरवरी को लगभग 8 लाख का माल लूंगा आपसे, तो NSE इज गोइंग नॉट गोइंग टू ट्रस्ट मी जस्ट लाइक दैट. वो क्या करेगा, अपने रेंट पे मकान लेते हैं तो वो लोग क्या मांगते हैं, डिपॉजिट मांगते हैं, कि दो बड़ा डिपॉजिट, राइट. इट्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. अगर आपने सब सही सही किया तो वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ नुकसान किया तो उसमें से कटेगा. तो द सेम लॉजिक इवन लाइब्रेरी मेंबरशिप में होता है ना, बुक्स की लाइब्रेरी होती है, उसमें डिपॉजिट मांगते हैं, फिर आप बुक्स को डैमेज करो तो उसमें से कटता है. तो इसमें भी ऐसा. तो जब मेरे को लॉन्ग करना है, मतलब कल सुबह अगर करना है 4 जनवरी को, राइट, तो NSE जो है वो आपको बोलेगा कि इनिशियल मार्जिन रखना पड़ेगा, और इनिशियल मार्जिन जनरली 20% है. तो इसका 20% कितना हुआ, 1,60,000 कितना होगा, राइट. लेट अस जस्ट से 1,60,000, बराबर. मतलब मेरा जो ब्रोकर होगा, मैं डायरेक्टली तो NSE से डील नहीं कर रहा हूं, कोई ब्रोकर होगा, ब्रोकर के पास मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा, राइट. तो वहां पे मुझे 1,60,000 रखना पड़ेगा. अगर कॉमन ब्रोकर है, मतलब पुराने जमाने वाला है, तो उसको मुझे चेक देना पड़ेगा कि ये लो 1,60,000 का चेक. और अगर ये मॉडर्न बैंक वाले ब्रोकर है, ICICI डायरेक्ट है ऐसा, तो मेरे खाते में होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है. बट पॉइंट इज आई हैव टू शो 1,60,000, अदरवाइज आई कैन नॉट टेक द पोजीशन, वरना मैं पोजीशन नहीं ले सकता. ठीक है. और एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन, राइट. तो मेंटेनेंस मार्जिन अपने केस में 10% है, तो लेट अस से 80,000 रुपीज, बराबर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स. रोज क्या होगा, तो लेट अस से 4th Jan, 5th Jan, 6th, वैसे 80,000 है, तो 160 प्लस 80 देगा. नहीं इनिशियल नहीं 80,000 तो एक फिगर है, हमको तो ये भरना है. वो अभी आएगा.
अच्छा, तो 4 जनवरी को मेरा ट्रेडिंग चालू हो रहा है, राइट। सपोज मैंने 1385 पे चालू किया, राइट। क्या पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग। और उस दिन 1385 भाव है। पहले दिन तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं मैं गिन रहा हूँ, ठीक है। और मार्जिन अकाउंट में कितना डालना पड़ेगा? 1,60,000, बराबर। फिर सपोज दूसरा दिन आया, उसमें जो क्लोजिंग भाव है वो 39 आया। वो कितना आया? 39, बराबर। तो 0.15 का प्रॉफिट हुआ, 0.15 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 21,000, तो कितना हुआ? 3150, बराबर। तो आपका जो बैलेंस है वो इतना बढ़ जाएगा, 1,63,150 हो गया, बराबर। और जनरली रूल ऐसा होता है कि अगर बढ़ गया है, इनिशियल मार्जिन से भी ज्यादा है पैसा आपके बैलेंस मार्जिन अकाउंट में, तो जो एक्स्ट्रा है उसको विड्रॉ भी करना है तो कर सकते हो, बराबर। एनीवेज, फिर सपोज और 20 पैसे बढ़ गया, बराबर। तो 20 पैसे का प्रॉफिट इंटू 21,000, तो 4200 प्रॉफिट हुआ। तो क्या हो जाएगा? 1,67,350, बराबर। समझ रहे हो? सर यस, 39 वालों चला गया 0.20। हाँ 39.20, बराबर। यहां तक ठीक है। अच्छा, फिर सपोज ऐसा कुछ हुआ कि ये 36 हो गया, ठीक है। 7 जनवरी को वो 36 हो गया, तो लॉस हुआ। और हमेशा प्रॉफिट लॉस विद रेफरेंस टू प्रीवियस, जो प्रीवियस भाव था उसके रेफरेंस से गिनते हैं। तो यहाँ पे 3 रुपया 20 पैसा का लॉस हो गया इंटू 21,000, तो बताओ क्या होगा? कितना? 67,200 का लॉस हो गया, बराबर। तो अभी आपका क्या बचा? 1,150,000 रुपया बचा, बराबर। 1,150,000 बचा आपका, ठीक है। फिर सपोज 8 जैन है, सपोज 8 जैन है, राइट। तो अगेन ये जो है वो आपका 35 हो गया, 1 रुपया और कम हो गया, तो और 21,000 का लॉस हो गया, 21,000 का लॉस हो गया। तो अभी ये क्या आंसर आएगा? 79,150, बराबर। अब इसका एक्सपायरी तो कब है? फेब्रुआरी में। इसका एक्सपायरी तो कब है? फेब्रुआरी में। और ऑलरेडी जो मैंने पैसे डाले थे 1,60,000 वो आधे हो गए हैं। ऐसा चलता रहा तो जीरो भी हो जाएगा, ठीक। जीरो हो जाएगा तो एनएससी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए आता है मेंटेनेंस मार्जिन कि भाई 80,000 से कम जाता है, अगर 80,000 से कम जाता है तो फिर से टैंक को फुल करवाओ, राइट। फिर से टैंक को फुल करवाओ, मतलब यू हैव टू नाउ अगेन गो बैक टू 1,60,000, राइट। और जहां पे आपका 80,000 से नीचे गया उस इवेंट को बोलते हैं मार्जिन कॉल, राइट। अगर पुराना ब्रोकर है तो फोन आएगा, अगर नया ब्रोकर है तो एसएमएस आएगा या ईमेल आएगा, राइट। कि भाई एक्स्ट्रा पैसे डालो, एक्स्ट्रा पैसे डालो, राइट। और एक्स्ट्रा पैसे कितने डालने के? तो 1,60,000 जो इनिशियल मार्जिन था और अभी जो हो गया है 79,150, मतलब 80,850 आपको डालना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको वेरिएशन मार्जिन बोलते हैं, समझ रहे हो? ये जो एक्स्ट्रा है उसको वेरिएशन मार्जिन बोलते हैं। ये अगर डालोगे तो आपका ट्रेडिंग चलता रहेगा, राइट। अगर नहीं डालोगे तो यहां पे आपका ट्रेड खत्म हो गया। इफ यू से आई डोंट हैव द फंड्स दिस एक्स्ट्रा 80,850, तो यहां पे हमारी कहानी खत्म, ठीक है। कि आपने डाला था 1,60,000, अभी बचा है 79,150, वो ले लो, बात खत्म हो गई। मतलब जो 81,000 का आपका
80-81,000 का जो लॉस हुआ वो आपको बेयर करना पड़ेगा, राइट, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। सपोज ये पैसे हम लाते हैं, राइट, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बराबर, सैटरडे संडे छुट्टी, फिर 11 जनवरी को फिर से मार्केट खुलेगा, 11 जनवरी को फिर से मार्केट खुलेगा। आपने अगर पैसा डिपॉजिट कर दिया है तो आपका ट्रेडिंग चलता रहेगा। सपोज उस दिन सॉलिड रिकवरी है, 4 रुपए बढ़ गया, 39 हो गया, बराबर, तो +4 × 21,000 तो 84,000, राइट। आपने ये प्लस ये मतलब 1,60,000 हो चुका था, उसमें 84,000 मतलब 2,24,000, बराबर। एंड नाउ यू से कि बस अपना बहुत हो गया, अभी इसको बंद करना है, तो ब्रोकर को बोलो कि इसको स्क्वायर ऑफ कर लो। तो नाउ इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। नेट आपके साथ क्या होगा, नेट ये लॉन्ग गए थे 30-85 में, बंद किया 39, मतलब 15 पैसा, 15 पैसा मल्टीप्लाई बाय 21,000, राइट। तो वो आई थिंक 3,100 3132 हो गया, सॉरी, हाँ, मतलब वो जो है, राइट, 3150, करेक्ट, उतना आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसका जो रियलाइजेशन है 3150 का जो रियलाइजेशन है वो कैसे हुआ, ये पूरा जो प्लस माइनस हुआ ना, उसका क्यूमुलेटिव टोटल लगाओगे ना तो +3150 आया। सो दिस इज हाउ एक्सचेंज मैनेजेस इट्स रिस्क। कि किसी को बोलोगे कि तुम्हारा 2 लाख का नुकसान हुआ, दो, तो कोई नहीं देगा, राइट। रोज 5,000 मांगो, रोज 10,000 मांगो, रोज जो है वो आप सेटल करते रहो। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डेली मार्क टू मार्केट। एक तो पहले से पैसे रखवाओ और जो डेली प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसमें प्लस माइनस करे करो, अगर ज्यादा लॉस हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे मंगवाओ। तो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ मार्जिन वर्क्स। समझ में आ रहा है? डेली मार्क टू मार्केट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डेली मार्क टू मार्केट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? वो एक्सचेंज ही डिसाइड करता है, हाँ। और अल्टीमेटली ये मार्जिन डिसाइड कैसे होता है कि 20% या कुछ भी, तो जो स्टॉक ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं ना उसमें ज्यादा परसेंटेज होगा, और जो बड़े बड़े स्टॉक है उतने नहीं मूव करते उनमें कम होगा। बट दैट इज डिसाइडेड बाय एक्सचेंज एंड द रेगुलेटर, सेबी और एक्सचेंज डिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ये मेंटेनेंस मार्जिन मिनिमम अमाउंट होती है तो उसमें होनी चाहिए। जैसे उससे नीचे जाएगा ना 80,000 भी रखने के मतलब 60 क्यों रखते? तो इनिशियल में रख दिया हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब कम हुआ तो उसको 80 मेंटेनेंस मतलब 80,000 तक ही रखे ना। नहीं, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होगा, तुम ऐसा बोलो ना कि 79 पहुंचे तो और 1,000 रुपीज ही भरवाओ। उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि 1,000 भरवा दिया तो कल फिर से तुम्हारी सेम सिचुएशन आ जाएगी। थोड़ा भाव कम हुआ, अगर 35 से 34 भी 3490 भी हो गया तो फिर से तुम मेंटेन से कम हो जाओगे, तो वो एक्सचेंज को नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही आप मेंटेनेंस मार्जिन तक जाओगे वो पूरा पैसा इंसिस्ट करता है। दिस इज टेक्स्ट बुक, ओवरऑल ऐसा ही चलता है। बट फिर क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, तो खास करके जो पुराने ब्रोकर्स हैं वो रिलेशनशिप के बेस पे थोड़ा एकोमोडेशन दे देते हैं। समझ रहे हो कि यार ये तेरा हुआ है मार्जिन कॉल, देखना शायद तुरंत काट ना दे आपकी पोजीशन, 2-3 दिन का टाइम दे दे, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। लेकिन जो सिस्टम ड्रिवन ब्रोकर्स होंगे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटी, जीरोधा, कोटक, उन सब में कुछ नहीं होगा, वो कट जाएगा, वो सिस्टम ड्रिवन ही होगा, वो खत्म हो जाएगा। उसमें तो क्या होगा कि इस दिन सुबह ही आपको आ जाएगा कि आपका जो है वो अभी ट्रिगर से बहुत नजदीक है, तो अभी से एक्स्ट्रा पैसे डालो। अगर नहीं डाल रहे हो तो अगर वो हिट होगा तो आपकी पोजीशन कट हो जाएगी, मेरी हुई है, ऑटोमेटिकली वो कट जाता है। अगर मान लो मार्केट में आपने सोचा नहीं ऐसी मूवमेंट आ गई और उतना अकाउंट में आपका पैसा नहीं है तो वो बंद कर देगा, लॉस पे कट हो जाएगा। तो दैट इज हाउ प्रैक्टिकली इट वर्क्स।
सपोज आपको ऐसा चाहिए, सपोज आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आपका अकाउंट है और आपको चाहिए चाहे कुछ भी हो, आपकी तो पोजीशन चालू ही रहनी चाहिए, तो बहुत सारा पैसा आपको उसमें एलोकेट करके रखना पड़ेगा कि भले ही वो 1.5 लाख का मार्जिन है, 3 लाख डाल के रखो तो चालू का चालू रहेगा, अदरवाइज हिट हो जाएगा तो बात मतलब आपको सुबह एक आध मैसेज आया होगा ऐसा। और अगर ट्रेडिशनल ब्रोकर है तो वो थोड़ा एकोमोडेशन देगा आपको कि चल दे दे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको मार्जिन का पैसा उसके खाते में डालना पड़ता है, तो यू आर लूजिंग आउट द इंटरेस्ट इफ यू आर डूइंग मेजर एक्टिविटी। जबकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट और उसमें क्या है, आपके खाते में ही पड़ा है पैसा, तो वो जो अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो 4% 5% है वो आपको ही मिल रहा है, तो ये सारे फर्क है। ऑल ऑफ यू क्लियर, समझ में आया? यस। अरे इन्वेस्ट 2,40,000 किया था, उसको मिला 2,24,000, उसने 1,60,000 डाला, हाँ फिर अगेन 80,000 डाला, और इसमें उसका बैलेंस कितना हो गया? नहीं ये गलत है, 80 मतलब 160 हो चुका था ना, प्लस 84 244 होगा, 244 होगा, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? और बाकी जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो अपर लिमिट लोअर लिमिट मतलब सर्किट होती है, एक दिन में 5% से ज्यादा नहीं होता, 10% से ज्यादा नहीं होता, तो अगेन वो रूल्स एक्सचेंज बनाता है, वो रूल्स कौन बनाता है? एक्सचेंज बनाते हैं, उसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर पोजीशन लिमिट होती है कि एक ट्रेडर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, राइट? सपोज पूरे मार्केट में 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और उसका सिर्फ 10%, तो कोई भी एक बंदा 20,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, उसको पोजीशन लिमिट बोलते हैं। अगेन यू जस्ट नीड टू नो द टर्म्स, बाकी तो हर एक सिस्टम में अलग अलग होता है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है? हमेशा लास्ट दिन को, जैसे अभी हमने देखा ना भेल 3870 स्पॉट का भाव था और फरवरी फ्यूचर का भाव 3885 था, 15 पैसे का डिफरेंस था। बट जब जैसे जैसे 25 फरवरी नजदीक आएगी और लास्ट दिन जब आएगा तो लास्ट दिन को तो कोई फर्क ही नहीं है, राइट? लास्ट दिन को तो कोई फर्क होता ही नहीं है, तो दोनों भाव सेम हो जाए। स्पॉट और फ्यूचर अल्टीमेटली मतलब 25 फरवरी 3:30 बजे स्पॉट और जो फ्यूचर्स है उसका भाव सेम हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कन्वर्जन, इट इज कॉल्ड कन्वर्जन, ठीक है? बाकी एक टर्म है कि फ्यूचर्स का भाव अगर स्पॉट से ज्यादा रहता है तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेंगो। और अगर स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर्स कम है उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन, ठीक है? उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन, राइट? दूसरा टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कि भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज या कंट्रोवर्सीज अबाउट डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स में वही है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, क्योंकि इसमें लेवरेज बहुत है। आपने देखा ना भेल, कोई कॉमन बंदा क्या करेगा कि किसी का टिप मिला कि यार भेल सारो लागे बजट सुन, तो कोई 100 शेयर ले, 200 शेयर ले, 500 शेयर ले, 1000 शेयर ले, राइट? इसमें तुमको कोई शेयर लेनी है तो 21,000 शेयर, और मजा आता है क्योंकि पैसा कम चाहिए। 21,000 मतलब मान लो 8 लाख का, जेब में कितना चाहिए? 1,60,000, मतलब 5 टाइम्स लेवरेज हो गया। 1 रुपए आपका रखो, 5 गनी पोजीशन ले रहे हो,
तो जब प्रॉफिट हो रहा तो मजेदार है, बट लॉस हो रहा तो तकलीफ है। तो डेरिवेटिव्स कैन बी वेरी वेरी रिस्की, यू डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट। तो इसलिए कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, राइट, वॉरेन बफे है, वो बोलते हैं दे आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, राइट। तो द रीजन इज के उसमें लेवरेज बहुत है। अभी बीच में अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यूएस में एक ऐप है रॉबिनहुड, राइट, जो काफी कम भाव में ट्रेडिंग करवाती है, और उसमें पेंडेमिक में बहुत सारे यंगस्टर्स चालू पड़ गए, राइट। ऑप्शन इज आल्सो डेरिवेटिव, बहुत सारे चालू हो गए। और अभी एक स्टोरी थी, कोई यंगस्टर था, सुबह उठा तो उसने देखा तो बहुत भयंकर लॉस था, तो उसकी विंडो में से कूद गया, मर गया, राइट। तो ऐसी सारी चीजें हो सकती है, राइट, बट वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस, राइट। तो फॉर अस इट इज पॉइंटलेस, अच्छा है बुरा है ऐसा नहीं, लेकिन है और बहुत बड़ा मार्केट है और उसको समझना हमारे लिए कंपलसरी है, और उसके बहुत सारे यूजेस है, जेन्युइन यूजेस है। आप रिस्क कम कर सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो, तो वो चीज ध्यान में रखना है। डेंजरस इसलिए क्योंकि लेवरेज है, ठीक है। और लास्ट में ये जो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं वो जनरली तीन टाइप के लोग हैं। एक होता है हेजर, एक होता है स्पेक्युलेटर, और एक होता है आर्बिट्रेटर, राइट। तो हेजर मतलब कौन? हेजर मतलब ऐसे लोग हु वांट टू रिड्यूस रिस्क, इनको रिस्क कम करना है, ठीक है। सपोज मैंने आपको इनिशियल एग्जांपल दिया था कि ये सोना खरीदने वाला है, 10 तोला सोना खरीदने वाला है ना ए। तो सपोज उसका बैकग्राउंड ये है कि ए के घर में शादी आ रही है और फरवरी एंड को उसको सोने की जरूरत पड़ने वाली है, और इसलिए वो सोना खरीदने का प्रॉमिस कर रहा है फिक्स भाव पे। तो वो क्या कर रहा है? रिस्क कम कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है फरवरी एंड में क्या भाव पे सोना मिलेगा, उससे अच्छा अभी नक्की कर लो 52,000 पे मिलेगा। तो वो क्या हुआ? हेजिंग हुआ। वो क्या हुआ? हेजिंग हुआ। मतलब आपका मोटिव क्या है कि आप ऑलरेडी रिस्क फेस कर रहे हो और वो रिस्क को आप कम कर रहे हो, देन यू आर अ हेजर। सपोज मैं यूएस में किसी को पढ़ा रहा हूँ और उसका फीस $10,000 आने वाला है, मुझे पता नहीं है जब आएगा 3 महीने बाद तो डॉलर का रेट क्या चल रहा होगा, तो अभी से वो डॉलर सेल कर दो भाव, कोई भाव पे, फिक्स भाव पे। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? हेजिंग कर रहा हूँ। सपोज आपको सीएफएफआरएम की फी भरने की है, आपको नहीं पता जिस दिन भरोगे क्या रेट होगा, तो अभी से डॉलर फिक्स भाव पे खरीद लो, तो आप भी हेजिंग कर रहे हो। तो when your motive is to reduce risk, then you are called a hedger, right? But अगर आपको कोई रिस्क है ही नहीं और आप कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू मैक्सिमाइज रिटर्न, सपोज मेरे घर में शादी वादी कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है सोने का भाव बढ़ेगा, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन, राइट। एंड यू कैन इजीली सी दैट द लाइन इज वेरी थिन। सपोज मेरे घर में शादी आ रही है, सोना चाहिएगा 10 तोला, लेकिन मैं पोजीशन ले रहा हूँ 20 तोला, राइट, क्योंकि अंदर मेरे को थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि बुधवार अच्छे सोना ना हो, तो देन आई एम मिक्सिंग हेजिंग एंड स्पेक्युलेटिंग। तो रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता है, राइट। जब आपको रिस्क कम नहीं करना है बट पैसा बनाना है, तो यू आर अ स्पेक्युलेटर, एंड स्पेक्युलेटर्स दे जस्ट लव डेरिवेटिव्स। व्हाई? बिकॉज वी डिस्कस कि 8 लाख की पोजीशन लेनी है और हाथ में सिर्फ 1,60,000 चाहिए, राइट। और ये तो मैं फिर भी जो ऑफिशियल चैनल से उसकी बात कर रहा हूँ। गुजरात में और दूसरे एरिया में डब्बा खेलते हैं, डब्बा मतलब अनऑफिशियल, राइट। तो उसमें तो 5 गुना भी नहीं, 10 गुना 20 गुना लेवरेज मिलेगा कि आपको 8 लाख की पोजीशन लेनी है ना, तो बोले ठीक है 50,000 रखो, 16 टाइम लेवरेज मिल जाएगा। वो सब अनऑफिशियली, फिर मतलब ऐसा मानो एक्सचेंज को ओटीसी में बना दिया हम लोगों ने, बराबर। तो लेवरेज के कारण स्पेक्युलेटर इसमें बहुत आते हैं। और लास्ट में जो होते हैं आर्बिट्रेजर्स है, दे वांट टू मेक रिस्कलेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग मिसप्राइसिंग।
कहीं पे अगर भाव में कुछ फर्क चल रहा है, राइट, आर्बिट्राज मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में होता है लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस मतलब सिमिलर चीजें अलग अलग मार्केट में सिमिलर भाव पे बिकनी चाहिए। अगर फॉर एनी रीजन भाव में फर्क हो जाता है, राइट, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। सपोज ऐसी चेयर अहमदाबाद के सिटी एरिया में 1000 में मिलती है और सपोज प्रहलाद नगर में 1500 में मिलती है ऐसी चेयर, तो लोग क्या करेंगे, वहां पे खरीदेंगे, यहाँ पे बेचेंगे। तो दैट इज आर्बिट्राज। बट बाय डेफिनेशन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आर शॉर्ट लिव्ड। ये सबकी नजर पड़ेगी, सिटी एरिया में सब खरीदने लगेंगे तो भाव बढ़ेगा, यहाँ बेचने लगेंगे, ओवर सप्लाई होगा, भाव कम हो जाएगा। तो F&O में भी ऐसा है कि हमने जो देखा ना भेल 38.7 स्पॉट में और फ्यूचर्स में 85, तो जो 15 पैसे का फर्क है ना, वो 15 पैसे का फर्क डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला है कि रेट क्या चल रहा है, दिन कितने बाकी है, तो उस हिसाब से अगर 15 पैसे का गैप बराबर है तो ठीक है, बट कभी कभी होना चाहिए 15 पैसे लेकिन गैप हो गया 12 पैसा, तो मोमेंटरीली एक चांस मिलेगा, तो उसका ये लोग फायदा उठाते हैं, मेनली यूजिंग कंप्यूटर्स एंड अदर एडवांस टेक्निक्स। तो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। तो जो तीसरे लोग हैं वो आर्बिट्रेजर्स है, वो कहीं पे भी थोड़ा मिसप्राइसिंग है उसका फायदा उठा लेंगे, एंड इट इज वेरी गुड फॉर द मार्केट बिकॉज इट मेक्स द मार्केट एफिशिएंट, राइट। आर्बिट्रेजर्स के कारण मार्केट लेवल में रहेगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। Sir, यस, securities में एमएससी लॉसेस नहीं હોય એને આર્બિટ્રેજર થી એનાલિટિક મોડલ કરે છે। नहीं सॉरी परिसी को securities में કેટલા માની લો એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના લોસ છે हाँ हाँ આઈએસ ક્રેડિટ તો આર્બિટ્રેજર અને हाँ એવું બેંકમાં એમાં થતું હોય ના, એ ડેરિવેટિવ નું યુઝ ના હોય, એ સ્પોટમાં જ કરે, કારણ કે બેંક ને બધા છે ને એલાઉડ નથી ડેરિવેટિવ વાળાને, એટલે